मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 4 चैप्टर का हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान कि भी जल विज्ञान किस तरीके से जल विज्ञान को हम एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से अच्छी तरीके से उसके एरिए को जान सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी हमें। तो जल विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर विद्यमान जो जल है वो सारा का सारा उसी का अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर कितना जल का वितरण है, किस किस फॉर्म में हमें जल मिलता है पृथ्वी के ऊपर। और कुछ जो जल है वो सॉइल में होता है, बर्फ़ के रूप में होता है, समुंदर में होता है, ग्राउंड वाटर के रूप में होता है। तो ये सारी चीज़ें उन एक क्षेत्रों में हमें जल का जो भाग है, भाप के रूप में, एयर के रूप में, वो सारे की जगह हमें प्राप्त होता। और इसके मूल्यांकन के लिए, सही मूल्यांकन के लिए इसका निरीक्षण करते रहना ज़रूरी है। और दूर संवेदन जो एरियल फोटोग्राफ है या रिमोट सेंसिंग है, उसके माध्यम से समय समय पर हम जल की स्थिति और सूचनाएं उपलब्ध करवाते रहते हैं, जो परंपरागत विधियों से संभव नहीं होती। रडार सिस्टम के माध्यम से भी हम जो है रिमोट सेंसिंग का सबसे सशक्त माध्यम भी है। और मौसम की ख़राब स्थितियों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो कुछ उदाहरण हैं जिसमें रिमोट सेंसिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं जल विज्ञान के रूप में। तो नमक क्षेत्रों में मानचित्रण और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मृदा की जो नमी है उसका अनुमान लगा सकते हैं। हिमाच्छादन जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार और निर्धारण कर सकते हैं। बर्फ़ की मोटाई का मापन भी किया जा सकता है। बर्फ़ और जल की तुलना भी हम कर सकते हैं। नदी और झील के जो वाटर है बर्फ़ के रूप में, उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। बाढ़ का चित्रण भी हम आसानी से कर सकते हैं। नदी डेल्टा का पता लगा सकते हैं। सिंचाई के कार्य की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो जल संसाधन किस तरीके से हमारे लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, जिसमें धरातलीय जल, जलाशयों का मानचित्रण करना, भूमिगत जल का लक्ष्य निर्धारित करना, प्रवाहित जल की जो सीमा है और जो उसकी कैपेसिटी है उसका निर्धारण करना, सिंचाई का जल का प्रबंधन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक मिथ्या है कि भी रंग मिश्रण में विभिन्न जलाशयों का रंग भिन्न भिन्न दिखाई देता है। भौतिक लक्षणों में जैसे जल की गहराई है, तली का परावर्तन अलग दिखाई देगा, कदलेपन का जो मिट्टी मिक्स पानी है उसको अलग से दिखाया जाता है। तालाब, नदी, बांध, जलाशय, अवसाद, निक्षेप, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो उसका जो कलर है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से दिखाया जाता है। तो भूमि जो भूजल है हमारी जल आपूर्ति का बहुत बड़ा साधन है कि भी ज़मीन के ऊपर जो जल है नदियों के रूप में, नहरों के रूप में, जलाशयों के रूप में या समुद्र के रूप में, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से भारत के सबसे ज़्यादा जो 85% से भी ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में भूजल से ही जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। नहरों का पानी का भी प्रयोग होता है बट भूजल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इससे जो है जल भर्त कहते हैं, जिसकी हम प्राय कि भी जल का जो प्रयोग है रेनफॉल का वाटर है जो वो अंडरग्राउंड को रिचार्ज करने के लिए भी हम उसमें करते हैं। तो उपस्थित जल का अनुमान लगाने के लिए हम रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं। नदी घाटियाँ हैं, जलोढ़ शंकु हैं, मरुस्थलीय इलाके हैं, तो इन क्षेत्रों में भूजल की उपस्थिति की संभावनाएं सबसे ज़्यादा भी पाई जाती हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत इन संभावनाओं को देखने का, इनका मानचित्रण करने का प्रयोग भी किया जाता है। तो परंपरागत विधियों में भूजल का पता लगाने के लिए 85% कूपों में ही जल होता है कि भी जो कुएँ हैं उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। तो इसी के आधार पे हम बाढ़ का भी अंकन कर सकते हैं, मानचित्रण कर सकते हैं बाढ़ का कि भी किन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। मृदा की जो शक्ति है, उत्पादन शक्ति, उसका पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से करते हैं। इसी तरीके से
हम जो है प्राय बाढ़ अचानक ही बिना किसी चेतावनी के आती है तो इनकी सूचनाएं आंकड़े तुरंत उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए रिमोट सेंसिंग से बिना किसी विलंब के यह कार्य आसानी से हो जाता है। और बाढ़ के क्षेत्रों में जब आकाश में बादलों से ढका होता है तो ऐसी स्थिति में ऑप्टिकल संवेदक कार्य नहीं कर सकते, तो इनका प्रयोग रडार सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। मेघों का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता, आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है और बाढ़ से पहले वाले इमेज के साथ हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद सोइल की जो मॉइस्चर है, सोइल मॉइस्चर जिसे कहते हैं, आर्द्रता जिसको हम कहते हैं, वो किस क्षेत्र में ज़्यादा है, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र हैं, मानसूनी क्षेत्र हैं। तो विभिन्न देशों में मृदा की उपस्थिति की आर्द्रता का पता लगाने भी बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि भी कृषि उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कि भी ज़्यादा आर्द्रता है तो अच्छी उपज हम ले सकते हैं। वर्षा ऋतु में मृदा की जो आर्द्रता है, मॉइस्चर है, वो ज़्यादा होता है तो संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है, तो अधिक वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी कारण से दूर संवेदन विस्तृत क्षेत्र में मध्य आर्द्रता को मापने में सक्षम भी है। तो इन्हीं परंपरागत विधियों से बहुत सीमित क्षेत्र के संबंध में जानकारी हमें मिल जाती है। रडार से गुणात्मक और इमेज मात्रात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे क्या है कि भी क्योंकि इससे मृदा में आर्द्रता का आंकलन करके इसकी कमी की अवस्था में जो है वो सिंचाई की उचित व्यवस्था की जा सकती है। तो परंतु नहरों द्वारा आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से भी जलाक्रांति या बाढ़ की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हैं। तो उसके बाद आती है हिमानी और हिम नदी कि भी हिम और हिमानियाँ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं और हमारे पर्यावरण का मुख्य अंग भी हैं, क्योंकि विश्व में कुल 2.01% भाग ही जो है हिम के रूप में जमा हुआ है, और जबकि नदियों और झीलों के रूप में मात्र 0.02% भाग ही है। तो इसलिए हिम नदियों का महत्व और भी हमारे लिए बढ़ जाता है, क्योंकि जब गर्मियों के समय में बाढ़ आती है तो इन्हीं के कारण बर्फ़ पिघलने से ही आती है। तो बहुत से दूर के स्थानों पर जहाँ पर मनुष्य का पहुँचना संभव नहीं है, तो अगम्य स्थान जो हैं उनका सर्वेक्षण से काम भी चलाना पड़ता है कि भी उनका भी हमें सर्वेक्षण करना पड़े। हिमालय क्षेत्र के दूर संवेदन में सबसे बड़ी बाधा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य में आती है, जिसमें पहाड़ों की जो छाया है या हिम और मेघों के समान सिग्नेचर के कारण होती है। कि भी नवंबर से जनवरी तक पर्वतों की छाया के कारण अंकीय विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कि भी इससे काफ़ी ज़्यादा जो है मॉनिटरिंग हम नहीं कर पाते। तो बर्फ़ पिघलने से हिम नदियों की सीमाएं निर्धारित करने और हिम नदियों के जमने पिघलने के अंतर का अध्ययन करना काफ़ी जो है अनुमान लगाना पड़ता है, तो जो काफ़ी कठिन होता है। तो इसका अध्ययन जो है हम इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं। उसके बाद आती है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। आर्द्र भूमि मोटे तौर पर हम कहें तो उथले जलाशय और उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों को परिभाषित करती है, जिसमें अस्थायी रूप से जल भरा हुआ होता है कुछ समय के लिए। मृदा में जलीय लक्षण होते हैं। पौधे और पशुओं के जीवन यापन के लिए आर्द्रता संतृप्त परिस्थितियों के अनुरूप डाल लेती है। तो स्पष्ट रूप से आर्द्र भूमियों में नदियों के किनारों पर या बाढ़ के मैदानों में, अन्य भूमियों में वर्षा ऋतु में जल भर जाता है और उसके बाद की जो दूसरी ऋतु हैं उनके अंदर जल की इसमें कमी हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं जल की गहराई और उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर निर्भर करती है। और जब वनस्पति ने जल की पूर्णतः ढक लिया होता है तो उसमें गुलाबी रंग की दिखाई देना जो आभाएं हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। कि भी जब जल को जो वनस्पति है पूर्ण रूप से ढक लेती हैं तो उसका कलर में जो है वो सैटेलाइट कलर में चेंज आता है। उसके बाद आती है भारत में आर्द्र भूमियों का सुदूर संवेदन। की भी भारत में बड़े पैमाने पर भी इसका प्रयोग अध्ययन किया जाता है, तो कई इलाकों में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि भारत का जो दूर संवेदक उपग्रह द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी आधार पर भारतीय आर्द्र भूमियों को 24 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 10 स्थलीय 14 तटीय भाग हैं। तो इसी के आधार पर हम आर्द्र भूमियों के इर्द गिर्द जो अंशस्थलीय क्षेत्र है, बफर जोन जिसको हम कहते हैं, मत्स्य पालन होता है, तो उनके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा जियोलॉजी, जिसको हम भूविज्ञान के रूप में जानते हैं।
तो भूतल पर पाई जाने वाली विभिन्न जो स्थलाकृतियाँ हैं, भूगर्भीय संरचनाओं तथा भूपृष्ठ को परिवर्तन करने वाली क्रियाओं को हम भू विज्ञान में सम्मिलित करते हैं, जिसमें खनिजों का प्रयोग लगाना या उद्योगों की जानकारी प्राप्त करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, पेट्रोलियम और कोयला जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इनका महत्वपूर्ण जो कारक है इनका पता लगाना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूसंकलन, आपदाओं का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। भूविज्ञान को दूर संवेदन का उपयोग निम्नलिखित रूप से किया जाता है, जिसमें कि विधरात्रीय निक्षेपों का पता लगाना, मानचित्रण करना, अग्निशम मानचित्रण करना, संरचनात्मक मानचित्रण करना, रेत बजरी का खोज करना, खनिजों का शोषण, हाइड्रोकार्बन का शोषण करना। शोषण करने का मतलब है उसको निकालना, खनन करना। तो इसके बाद आता है पर्यावरणीय भूविज्ञान भी इसी में आता है, भूवनस्पति आता है, आधार रेखा आधारभूत है, भू आपदा मानचित्रण है कि भी किस प्रकार की आपदाएं आती हैं तो उनका मानचित्रण करना होता है। तो इसी तरीके से भू आपदा मानचित्रण, गृह मानचित्रण, ये सारी चीज़ें हम भूविज्ञान में करते हैं। उसके बाद आता है हमारा महासागर और तटीय मॉनिटरिंग कि भी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम महासागरों और उसके आसपास के तटीय इलाका है उसकी भी मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, जिसमें कृष्णा गोदावरी बेसिन है, पुलिकट झील का बेसिन है। इस समय विश्व की लगभग 60% जनसंख्या समुद्री तटों पर निवास करती है। तो महासागरों से दूर के लिए दूर संवेदन का अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम महासागर के प्रारूप की पहचान कर सकते हैं। ओशनिक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि भी कब ज्वार भाटा आता है, तूफान कब आते हैं, जिससे नुकसान से बचाया जा सके। मत्स्य पालन में जो संलिप्त हैं लोग उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद तेल का अधिप्लाव कि भी ऑयल स्पिल है कि भी इन क्षेत्रों में तेल का भी जो स्त्रावण है वो पाया जाता है, तो उसका ही पता लगाना। नौ परिवहन के मार्ग हैं उनका गंतव्य का अध्ययन करना, संख्यात्मक या मत्स्य चौकसी करना जिससे मत्स्य पालन के मछुआरों को नुकसान ना हो। ज्वार भाटा की स्थितियों का पता लगाना, तटीय वनस्पति का मानचित्रण करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जिसमें समुद्री हिम का भी जो बड़े भाग पर फैली हुई है, नौ परिवहन में नुकसान ना हो, मत्स्य पालन में नुकसान ना हो, तो जलवायु परिवर्तन का भी सूचक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर क्या है देख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आती है मानचित्रण कि मानचित्रण भूमि संसाधनों में मूल्यांकन, शोषण, प्रबंधन का अभिन्न अंग है और दूर संवेदन जो है रिमोट सेंसिंग आंकड़ों का प्रयोग मानचित्रणों की रचना करना, विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो मानचित्रण के लिए दूर संवेदन का अनुप्रयोग और निम्नलिखित सम्मिलित जो पार्ट हैं वो किए जाते हैं। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, समतल नीति का प्रयोग किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। थीमेटिक मैपों का प्रयोग करते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रयोग किए जाते हैं। दूर संवेदन में अंकीय एलिवेशन मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है स्थलाकृतिक तत्वों के साथ मिलाने वाले उत्तम प्रकार के जो इमेज हैं वो उनके आधार पर आंकड़ों की व्याख्या की जाती है। तो वो सारे के सारे जो आधारभूत मानचित्र बनाने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट्स सारांश है इस लेसन का, ये आप रीड करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप रीड कीजिएगा और निबंधात्मक जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों के आंसर आपके लेसन के अंदर हैं, तो इनको साथ साथ रिवाइज कीजिए। नोट्स तैयार जब तक नहीं करोगे जब तक आपके रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए साथ साथ नोट्स भी आप तैयार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।